हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाला है कि स्टाफिंग को हम कैसे प्लान कर सकते हैं। स्टाफिंग हम कैसे कर सकते हैं उसके अंदर हम डिटेल में देखेंगे। आगे आगे के लेक्चर में हमने देखा था कि स्टाफिंग किसको कहते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। बट अब हम इस लेक्चर में क्या देखेंगे कि उसकी प्रोसेस कैसी होती है, किस किस तरह की प्रोसेस से हम कंप्लीट करके हम स्टाफिंग को कंप्लीट फिल कर सकते हैं। तो आज स्टार्ट करके आज का लेक्चर। वाई स्ट्रेटेजिकल स्टाफिंग प्लान आर इम्पोर्टेंट। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि प्लानिंग का भी जो स्टाफिंग के भी जो टाइप्स होते थे, कौन कौन से, तो कि लॉन्ग टर्म होते थे, शॉर्ट टर्म होते थे, एक सक्सेसफुल होता था, दूसरा एक होता था स्ट्रेटेजिकल। तो यहाँ पे लिखा है कि वाई स्ट्रेटेजिकल स्टाफिंग प्लांट आर इम्पोर्टेंट, मतलब कि जो स्ट्रेटेजिकल ट्रैफिक है उसको प्लान करने का इम्पोर्टेंट क्या है, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहले हम देखते हैं कि उसके जो आपकी स्क्रीन में दिखाया गया है कि जो स्ट्रेटेजिकल स्टाफिंग है उसका प्लानिंग किस लिए किया जाता है। तो उसके इंपॉर्टेंट चार है। पहला है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब कि हमारे जो कॉम्पिटिटिव होते हैं उसका एडवांटेज उठाने के लिए हम स्ट्रेटेजिकल स्टाफिंग का यूज कर सकते हैं। उसके बाद एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, मतलब कि हमें कुछ एग्जीक्यूट डेवलप करना है तो वो उसके लिए हम कर सकते हैं लीगल कंसीडरिंग, मतलब कि हमें कुछ लीगल तरीके से कुछ कंसीडर करना है या कुछ डेवलप करना है तो वहाँ पे यूज कर सकते हैं। और कॉस्ट इफिशिएंस, मतलब कि हमारा जो कॉस्ट होता है उसको हम ध्यान में रख के भी स्ट्रेटेजिकल कर सकते हैं या स्ट्रेटेजिकल स्टाफिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट ऑफ स्ट्रेटेजिकल स्टाफिंग। अब उसके आगे देखेंगे हम कि आज के लेक्चर में जो हमारा मेन टॉपिक है कि स्टाफिंग प्रोसेस, तो वो अब हम देखने वाले हैं। तो स्टाफिंग प्रोसेस क्या होती है, किस किस तरह के स्टेप हम स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर फॉलो करेंगे, कौन सा स्टेप कितना ज़रूरी है, वो भी हम स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन के अंदर दिए गए हैं स्टाफिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे 8 टाइप के स्टाफिंग जो प्रोसेस है वो 8 स्टेप में बनी हुई है, कंप्लीटली 8 स्टेप में। तो वो कौन कौन से स्टेप है, उसको कैसे हम क्रिएट करेंगे, कैसे हम उसको सक्सेसफुल बनाएंगे, तो वो यहाँ पे देखेंगे। फिलहाल हम अभी क्या करते हैं कि अभी ये स्टाफिंग के जो प्रोसेस के टाइप्स है वो हम पढ़ते हैं। तो पहला है मैन पावर। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए हमारे स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर, मैन पावर की प्लानिंग होनी चाहिए। दूसरा होना चाहिए रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तीसरा होना चाहिए सिलेक्शन। चौथा होना चाहिए प्लेसमेंट। 5 होना चाहिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। 6 होना चाहिए रिम्यूनरेशन। 7th होना चाहिए परफॉर्मेंस अप्रियल्स। और 8 प्रमोशनल एंड ट्रांसफर। तो ये होती है हमारी स्टाफिंग प्रोसेस। कोई एक स्टाफिंग प्रोसेस क्या होती है ये आपको यहाँ पे स्टेप दिए गए। ये गोल्डन आईएमपी है, आप इसको याद भी रख सकते हो, आप इसको लिख भी सकते हो, बट ये एग्जाम के अंदर जरूर आएंगे। ये गोल्डन आईएमपी की तरह आप लिख सकते हो। तो अब स्टार्ट करते हैं मैन पावर क्या होता है, इसको हम डिटेल में देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, सब स्टेप को। कि सबसे पहले हम देखते हैं मेन पावर। तो मेन पावर का मतलब क्या है वो अब हम देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इन स्टाफिंग, मतलब कि मेन पावर क्या है, एक फर्स्ट स्टेप है स्टाफिंग के अंदर। मेन पावर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कॉन्स्टिट्यूट, मतलब कि ये मेन पावर क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स का जो प्लानिंग होता है उसको क्या बोलते हैं हम, मेन पावर। पुटिंग राइट नंबर ऑफ पीपल, right kind of people at right place, right time, doing the right thing for which they are suited from the achievement of goal the organization, मतलब कि हमें राइट नंबर के पीपल चाहिए। मतलब कि हमें अपने हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी हमें कोई स्टाफिंग की प्रक्रिया करनी हो या स्टाफिंग की प्रोसेस करनी है तो वहां पे हमको क्या चाहिए कि मेन पावर होना जरूरी है। तो उसके अंदर क्या क्या आता है कि कितने हमें एम्प्लॉय चाहिए, कितने कहाँ पे और कितने टाइप्स के चाहिए, किस प्लेस पर हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं या उसको रख सकते हैं, कितने टाइम के अंदर वो हमें मिल सकते हैं, वो सब आपको कैलकुलेशन इसके अंदर होता है। तो ये मेन पावर का प्लानिंग है वो उसके अंदर यही होता है कि नंबर ऑफ पीपल कितने होंगे, राइट काइंड ऑफ पीपल, राइट प्लेस, राइट टाइम, मतलब कि राइट डूइंग थिंग्स, मतलब कि वो राइट टाइम पे क्या करेंगे, कितने टाइम में करेंगे, वो आपके पास वो गोल सब आपको कंप्लीटली पहले से ही डिफाइन करके रखेंगे। तो ये हो गया हमारा मेन पावर। उसके बाद देखते हैं स्टेप इन मेन पावर प्लानिंग, मतलब कि हमने आगे तो प्रोसेस देखी तो उसका भी स्टेप था। तो यहाँ पे आपको इन डिटेल में बताया गया कि जो मेन पावर है उसका भी कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो फर्स्ट है एनालाइजिंग द करंट मेन पावर इन्वेंटरी। करंट मेन पावर है उसको जो हम इन्वेंटरी, तो उसका एनालाइज करना है हमको।
तो उसके अंदर क्या क्या रहेगा, तो फर्स्ट रहेगा ए टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की है। नंबर ऑफ डिपार्टमेंट, हमारे ऑर्गेनाइजेशन या कंप्यूटर सेंटर के अंदर कितने डिपार्टमेंट है। उसके बाद उसके अंदर हमारे कितनी क्वांटिटी के ज़रूरत है, हमें कितने एम्प्लॉय की ज़रूरत है, एम्प्लॉय इन दिस वर्क यूनिट, मतलब कि एक यूनिट्स के अंदर कितने एम्प्लॉय वर्क कर सकते हैं, वो सबसे पहले हमको एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके बाद है दूसरा मेकिंग फ्यूचर मैन पावर फोरकास्ट, मतलब कि हमें फ्यूचर के लिए क्या क्या जरूरत है उसको ध्यान में रखकर भी हमें मैन पावर को प्लानिंग करना पड़ेगा। तो उसके अंदर है एक्सपर्ट फोरकास्ट, मतलब कि हमें जो भी एक्सपर्ट चाहिए वो भी हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद ट्रेंड एनालिसिस, मतलब कि आगे जाके किसका ट्रेंड होगा, कंप्यूटर सेंटर के अंदर हमें किसकी जरूरत होगी, तो वो भी हमें देखना होगा। सी वर्क लोड एनालिसिस, मतलब कितना वर्क लोड रहेगा उसके हिसाब से हमको पता चलेगा कि कितना हमें हायरिंग करनी होगी। उसके बाद ये वर्क फोर्स एनालिसिस, मतलब कि कितना वर्क का फोर्स रहेगा उसको भी एनालिस करना पड़ेगा। उसके बाद अदर मेथड, मतलब किन किन की मेथड के हम काम करेंगे वो भी सब इसके अंदर देखना पड़ेगा। तो मतलब के लिए हमें फ्यूचर के लिए, फ्यूचर को ध्यान में रखकर ही सब कुछ मैन पावर को हमें ट्रेन करना है, प्लानिंग करना है। उसके बाद ये तीसरा डेवलपिंग एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, मतलब कि हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम डेवलपिंग करने चाहिए। उसके बाद ये चौथा डिजाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, मतलब कि हम जब प्रोग्राम को ट्रेन करें उसको, या हमें किसी जो एम्प्लॉय को हम क्या हायर करते हैं तो उसको हमें कैसे ट्रेन करना चाहिए, उसके लिए भी हमें कुछ प्रोग्राम ट्रेन करने चाहिए, डिजाइन करने चाहिए। तो यहाँ पे हो गया आपकी मैन पावर की प्लानिंग के स्टेप क्या थे। उसके अंदर पहला स्टेप था एनालिसिस द करंट मैन पावर इन्वेंटरी, मतलब कि हमें कितनी ज़रूरत है, कितने यूनिट में कहाँ पे कितना डिपार्टमेंट के अंदर ज़रूरत है, वो सब हमें एनालिसिस करना होगा अपने ही कंप्यूटर सेंटर के अंदर। उसके बाद है मेकिंग फ्यूचर मैन पावर फोरकास्टिंग, मतलब कि हमें फ्यूचर के अंदर कितनी ज़रूरत रहेगी, कौन कौन से न्यू ट्रेंडिंग हम डिपार्टमेंट ऑन कर रहे हैं, या कितनी न्यू हायरिंग की ज़रूरत पड़ेगी वो भी हमें देखना होगा पहले से। उसके बाद हमने डेवलपमेंट है तो उसके लिए भी हमें कुछ एम्प्लॉय प्रोग्राम के लिए डेवलपमेंट करना होगा। उसके बाद उसको ट्रेनिंग के लिए भी कुछ प्रोग्राम डिजाइन करने होंगे। तो ये हो गया कंप्लीटली हमारा जो मेन पावर का स्टेप था कि कैसे मेन पावर को हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसके आगे हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट ऑफ मेन पावर प्लानिंग, कि जो मेन पावर प्लानिंग है उसका इंपॉर्टेंट क्या है, किस लिए हम मेन पावर प्लानिंग करते हैं, वो अब हमें देखना है। तो उसके अंदर आपकी स्क्रीन के अंदर बताया गया है ये 5 जो है, जो ये 5 है वो आपके मेन पावर के प्लानिंग के इंपॉर्टेंट है। तो उसके अंदर पहला है की टू मैनेजिकल फंक्शन, मतलब कि जो हमारा मैनेजरियल फंक्शन है उसको की करने के लिए, वन टाइप ऑफ उसको आपको कंप्लीटली फिलफिल करने के लिए। दूसरा है इफिशिएंट यूटिलाइजेशन, मतलब कि हमें कितना ह्यूमन रिसोर्स की यूटिलाइज करना होगा, कैसे करना होगा, उसके लिए हमें ज़रूरत है। मोटिवेशन, हमें मोटिवेशन के लिए भी मेन पावर प्लानिंग ज़रूरत है। बेटर ह्यूमन रिलेशन, मतलब कि हमें जो भी एम्प्लॉय उसके साथ जो रिलेशन है उसको बेटर बनाने के लिए भी मेन पावर जरूरी है। उसके बाद है हायर प्रोडक्टिविटी, मतलब कि जो एम्प्लॉय उसको अंदर जो प्रोडक्टिविटी है उसको ग्रोथ करने के लिए भी हमारे पास जो मेन पावर प्लानिंग होनी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हमने देखा कि मेन पावर प्लानिंग की क्या जरूरत है, क्या इंपॉर्टेंट है, वो हमने देखा। आगे हमने मेन पावर को डिटेल में देखा। अब हम देखेंगे रिक्वायरमेंट क्या है। तो हमारा दूसरा स्टेप है रिक्वायरमेंट। इट इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग the appropriate number of qualified individual to apply for vacant position in a organization, मतलब कि जो भी हमारे जो मेन पावर हमने क्रिएट किया था उसके बाद का स्टेप है रिक्वायरमेंट। उसके अंदर क्या होगा कि हमें एक्ट्रैक्टिंग करना है, जो भी हायरिंग करने वाले हैं या किसी पर्सन ने हमारे अंदर जो भी कोई अप्लाई किया है तो उसके अंदर हम उसको क्वालिफिकेशन करने के लिए या उसको इंटरव्यू के लिए हमें क्या करना होगा, अट्रैक्टिव करना होगा, अट्रैक्ट करना होता है। उसकी पोजीशन की किसी उसकी पोजीशन को हमें दिखाना पड़ेगा कि आपकी पोजीशन हमारे कंपनी के अंदर कहाँ रहेगी, कहाँ पे आपकी ज़रूरत है, वो सब आपको अट्रैक्ट करवाना पड़ेगा। तो ये हो गई रिक्वायरमेंट। उसके अंदर देखेंगे कितने टाइप्स की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कि हमें ज़रूरत है तो किस किस तरह से हमें एम्प्लॉय की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ ज़रूरत है, तो उसको टाइप देखे। तो यहाँ पे 2 टाइप्स है, पहला है इंटरनल रिक्वायरमेंट और दूसरा है एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट। तो इंटरनल मतलब क्या और एक्सटर्नल मतलब क्या, मतलब कि हमारे इंटरनल हम पहले देखते हैं। तो इंटरनल का मतलब ये होता है कि जो हमारा कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या कंप्यूटर सेंटर है उसके अंदर हम किसको ट्रांसफर करेंगे,
किसको प्रमोशन करेंगे, उसकी जगह पे कौन हम न्यू हायरिंग करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल। मतलब कि हमारी जो भी कोई सिचुएशन है या हमारी कंपनी है, उसके अंदर ही हम जो प्रमोशन करवाते हैं कोई व्यक्ति का या कोई पर्सन का, तो वहां पे हमें कोई भी न्यू पर्सन की जरूरत रहेगी तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल रिक्वायरमेंट। उसके बाद है एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट। एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, एक वन टाइप ऑफ हमारे एक न्यू डिपार्टमेंट ऑन करना है या हमें कुछ एडवर्टाइजिंग करके उसको बुलाना है, तो वो क्या हो गया, वन टाइप ऑफ एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट। तो ये हो गया हमारा रिक्वायरमेंट। उसके बाद हम देखेंगे सिलेक्शन। तो हमने आगे देखा मैन पावर क्या होता है, किस किस तरह से मैन पावर को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि रिक्वायरमेंट क्या होती है, रिक्वायरमेंट कैसे कर सकते हैं हम, इंटरनल रिक्वायरमेंट क्या होती है, एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट क्या होती है, वो सब हमने देखा। अब हम देखेंगे सिलेक्शन। मतलब कि हम किस किस जो कैंडिडेट है उसने जो अप्लाई किया है, तो उसमें से कौन कौन सा हम सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी गई है कि सिलेक्शन किसको कहते हैं। रिफर टू द प्रोसेस ऑफ चूसिंग फ्रॉम कैंडिडेट दोज हु विल बिकम एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि जो भी एम्प्लॉय है या जो भी कैंडिडेट है उसने अप्लाई किया है, तो उसके अंदर से हम जिसको भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉय का दर्जा देने वाले हैं उसका सिलेक्शन को क्या बोलते हैं, वन टाइप ऑफ सिलेक्शन। तो ये हो गया हमारी सिलेक्शन की डेफिनेशन। उसका मतलब आपको सिंपली इतना याद रखना है कि जो भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया है उसके अंदर से जिसको हम चूज करेंगे हमारे एम्प्लॉय बनने के लिए, तो वो क्या हो गया, वन टाइप ऑफ हमारा सिलेक्शन, जो स्टाफिंग का सिलेक्शन है उसको। तो ये हो गया सिलेक्शन। उसके बाद देखते हैं कि सिलेक्शन की प्रोसेस हम कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको हम इम्पैक्ट ला सकते हैं। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन के अंदर दी गई है कुछ टिप्स, उसके जरिए से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। तो कौन कौन सी थे, तो अब हम देखेंगे। इंक्लूड एक्टिविटीज सच एज, मतलब कि हम सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर यहाँ पे आपको दिखाई गई एक्टिविटी कर सकते हैं। तो वहां पे फर्स्ट एक्टिविटी है डेवलपमेंट ऑफ सिलेक्शन क्राइटेरिया। उसके अंदर हम सिलेक्शन के क्राइटेरिया भी चूज कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग भी करा सकते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग भी करा सकते हैं। मतलब कि उसके अंदर हम शॉर्ट लिस्टिंग कराएंगे, कैसे कैसे हम उसको सिलेक्शन करवाएंगे वो सब हमें करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, हम एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट करवा सकते हैं, टेस्टिंग भी ले सकते हैं, उसका टेस्ट भी ले सकते हैं, इंटरव्यू भी ले सकते हैं, रेफरेंस चेक भी हम एम्प्लॉय बना सकते हैं, मेकिंग द फाइनल सिलेक्शन डिसीजन भी कर सकते हैं, और सबमिशन ऑफ मेडिकल रिक्वायरमेंट। तो ये जो एक्टिविटी है उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये सब सारी जो एक्टिविटी, इस एक्टिविटी को आपको सिंपल याद रखना है, ये एग्जाम के अंदर भी आ सकती है, ये गोल्डन आईएमपी या मोस्ट आप बोल सकते हो आईएमपी की तरह ये काम होगी। तो ये कंप्लीटली आपको पता होनी चाहिए कि सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर किस प्रकार की एक्टिविटी को आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि हम कैसे कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मीडियम दिखाया गया है। तो पहला है एडवर्टाइजिंग के जरिए, दूसरा है कोई एक एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, हम डिजिटल एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। तो ये सब करके भी हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन भी हम मार्केटिंग करवा सकते हैं या उसको पब्लिश करवा सकते हैं। तो ये सब करके हम हमारा सिलेक्शन करवा सकते हैं। उसके बाद देखेंगे हम सिलेक्शन प्रोसेस। तो आगे हमने देखा सिलेक्शन प्रोसेस होती कैसी है, बट उसका अब सब पॉइंट देखेंगे हम। शॉर्ट लिस्टिंग, जो शॉर्ट लिस्टिंग एक्टिविटी है वो हम कैसे कर सकते हैं या उसके हिसाब से हम कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं किसी स्टाफ का या किसी कैंडिडेट का, तो वो अब हमें देखना है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है आपकी स्क्रीन के अंदर विटल क्वालिफिकेशन एडवांटेजेस क्वालिफिकेशन। मतलब कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, शॉर्ट लिस्टिंग आप किस किस तरह से कर सकते हो। तो आप उसका क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उसका क्वालिफिकेशन का आप एडवांस टेस्ट भी लेकर आप उसका सिलेक्शन कर सकते हो। मतलब कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, और आपके जो कंप्यूटर सेंटर है उसके अंदर आपको कौन कौन सी क्वालिफिकेशन की जरूरत है, तो वो आप देख कर भी क्या कर सकते हो, लिस्टिंग कर सकते हो, उसका शॉर्ट लिस्टिंग कर सकते हो। लुक फॉर मी रिलायबल ऑन मोर डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन डिसीजन मेड द हैव रीजन फॉर देम। मतलब कि जो भी उसका इंफॉर्मेशन है, मतलब कि उसका जो भी स्किल है या उसका टैलेंट है, तो वो भी आप देखकर उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, उसको सिलेक्शन कर ले सकते हो या शॉर्ट लिस्ट के अंदर उसको ऐड कर सकते हो। तो आप उसको क्वालिफिकेशन और उसका जो भी कोई
क्या बोल सकते हो, उसका टैलेंट है या स्किल है, उसके हिसाब से भी आप उसको सिलेक्शन करते हो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सिलेक्शन ओनली फॉर क्वालिफिकेशन या उसके जो एजुकेशन है उसको आपको एडवांटेज की तरह से ही लेकर आपको लेना है, बट आपके जो भी कई काम का स्किल है जो उसके अंदर है या उसके अंदर जो आपके टैलेंट है तो वो भी आप ले सकते हो, उसको शॉर्ट लिस्टिंग कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट लिस्टिंग, मतलब कि हम जो प्रोसेस है सिलेक्शन उसके अंदर हम कैसे शॉर्ट लिस्टिंग का यूज कर सकते हैं। तो ये सब हमने देखा यहाँ पे। अब आगे देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर टेस्टिंग को, सिलेक्शन प्रोसेस है उसके अंदर हम टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो आगे तो हमने देखा कि उसका शॉर्ट लिस्टिंग कर सकते हैं, बट हमें टेस्टिंग करके भी उसका सिलेक्शन या उसका सिलेक्शन की प्रोसेस के अंदर उसका नाम ऐड कर सकते हो। तो उसके अंदर हम देखेंगे टेस्टिंग। तो टेस्टिंग का मतलब क्या है, कैसे कैसे हम टेस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है टेस्ट मैच द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, मतलब कि जो टेस्ट है ना वो हमारी एसेंशियल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। मतलब कि जो सामने वाला एम्प्लॉय या कैंडिडेट है उसको कितना आपकी स्किल के बारे में पता है या उसका एजुकेशन लेवल क्या है, उसका टैलेंट क्या है, उसको आपको देखना चाहते हो। तो उसके लिए जो टेस्ट है वो यहाँ पे रिक्वायर हो जाती है। सभी जगह पे कोई भी कंपनी ले लिया, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ये मोस्ट टॉपिक रहता है कि कोई भी इंटरव्यू हो या आप अप्लाई करते हो या कैंडिडेट भी अप्लाई करता है तो वहां पे उसके राउंड के अंदर या उसके प्रोसेस के अंदर जो ये टेस्ट होती है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट कहलाती है। क्योंकि टेस्ट के मुताबिक ही आपको वो कंपेयर कर पाएंगे, आपको वो जान सकेंगे कि आपके अंदर कितना टैलेंट है या एम्प्लॉय के अंदर कितना टैलेंट है, उसको हम कैसे हायर कर सकते हैं, कि किस डिपार्टमेंट में उसको ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वो सब हम कहाँ से देख सकते हैं, टेस्टिंग के अंदर। तो एक टेस्ट क्या हो जाता है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा एक मेन हार्ट के जैसा भी लिख सकते हो आप कि ये गोल्डन आईएमपी की टेस्टिंग इन रिक्वायरमेंट इन सिलेक्शन प्रोसेस। जो स्टाफिंग प्रोसेस है उसके अंदर भी टेस्टिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है, पार्ट है। चेक द टेस्ट आर अप टू डेट, मतलब कि जो टेस्ट है वो अप टू डेट होनी चाहिए कंप्लीटली। चेक फॉर एनी बेसिस ऑफ इनडायरेक्ट डिस्क्लेमरेशन, मतलब कि जो टेस्ट है वो थोड़ी सी क्या होनी चाहिए, इनडायरेक्टली होनी चाहिए। मतलब कि जो वो उसकी स्किल है उसके हिसाब से ही नहीं, मतलब कि उसके अंदर उसका लॉजिक भी होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, जो भी सब कुछ उसको मिलाकर हमें टेस्ट कंप्लीट लेनी चाहिए। तभी हमको पता चला गया कि उसके अंदर जो रियल लाइफ का कितना टैलेंटेड है, उसको कैसे यूज कर सकते हैं, कहाँ डिपार्टमेंट में किस जगह पे उसको पोजीशन दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टेस्टिंग। आगे हमने देखा था शॉर्ट लिस्टिंग, तो शॉर्ट लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं। अब हमने देखा टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, टेस्टिंग क्या कितनी जरूरत है। उसके बाद देखेंगे इंटरव्यू। तो ये भी एक क्या है, एक लाइव इंटरव्यू, ये भी एक हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कि कोई भी जो भी हम हायर करते हैं या किसी भी कैंडिडेट को हम सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर बुलाना चाहते हैं तो एक इंटरव्यू तरीके से भी हम उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। इंटरव्यू क्या होता है कि एक आपको विजुलाइज करवाता है, आपको उसको सामने बैठकर ही आपको कंप्लीटली उसका मार्किंग करना होता है, तो इससे आपको ज्यादा पता चलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं इंटरव्यू। तो परमिट एप्लीकेंट टू डिस्प्ले व्हाट दे कैन ऑफर टू द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि आप वहां पे क्या कर सकते हो, इंटरव्यू के अंदर आप कौन कौन सा कह सकते हो। तो वहां पे आप कह सकते हो कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या ऑफर कर सकता है, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कर सकते हैं वो भी हम कह सकते हैं। कंफर्म इफ देयर इज अ नीड फॉर एनी स्पेसिफिक अरेंजमेंट, मतलब कि जब कंफर्म हो जाए तो वहां पे हम किसी जरूरी स्पेसिफिक अरेंजमेंट कर सकते हैं, उसका कुछ की नीड के हिसाब से हम उसका अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। हैव क्वेश्चन प्रिपेयर इन एडवांस, मतलब कि पहले से ही क्या होना चाहिए, हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे इंटरव्यू के दौरान जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं तो वो हमारे पहले से ही प्रिपेयर होने चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चन हम पहले से ही करेंगे, तो वो सब हमारे प्रिपेयर होने चाहिए। उसके बाद है एंश्योर कॉन्सिस्टेंसी एंड फायरनेस इन क्वेश्चनिंग, मतलब कि जब आप किसी कैंडिडेट को क्वेश्चन कर रहे हो तो वहां पे आपका क्या होना चाहिए, कंप्लीटली कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो फायरनेस की तरह आप क्वेश्चन कर रहे होगे, तो ही सामने वाले व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है, कैसे हम उसको ट्रेन करना है, हम सिलेक्शन कर सकते हैं या नहीं, वो सब आपको पता चलेगा। उसके बाद है फोकस ऑन द रियल नीड्स ऑफ द जॉब, मतलब कि हमें इसकी कहाँ पे जरूरत है, वहां पे आपको खास ध्यान रखना है कि
किस किस, मतलब कि हमें मान लीजिए कि कोई एक कंप्यूटर सेंट्रल के कोई एक हार्डवेयर डिपार्टमेंट में जरूरत है, तो हम उसको हार्डवेयर रिलेटेड क्वेश्चन भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे हमको खास उसकी जरूरत है, तो वहां पे उसका हार्डवेयर में नॉलेज कैसा है, उसका टैलेंट कैसा है, तो वो भी हम कर सकते हैं, वो भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमारा फोकस ऑन द रियल नीड्स पर रहना चाहिए, ओनली फॉर रियल नीड, मतलब कि उसकी जॉब है तो वहां पे हमको रियल नीड क्या है, उसकी रियल जरूरत हमें कहाँ पे, वहां पे आपको फोकस करना है। द सिलेक्शन कमिटी इज entitled to ask applicant whether try can fulfill the requirement of the job, मतलब कि हमें पहले से ही उसको कमिट कर देना है या कमिट कर सकते हो, मतलब कि आपको उसकी जरूरत ही है, आपको कंफर्म ही है कि आप उसको रखने ही वाले हो, उसकी रिक्वायरमेंट है ही, या उसको रिक्वायरमेंट फुल करने के लिए आप उसको कमिट भी कर सकते हैं। तो ये इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू के अंदर मतलब कि सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर जो इंटरव्यू है वो आप कैसे ले सकते हो, उसके अंदर आप कैसे कैसे क्वेश्चन कह सकते हो, कैसे आप उसको फोर्सफुली उसके अंदर में क्या चल रहा है वो भी आप जान सकते हो, वो जो सामने वाला कैंडिडेट अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या ऑफर करना चाहता है, तो वो भी आप कंप्लीटली पूछ सकते हो या उसके पास से आंसर ले सकते हो, उसका रिस्पॉन्स ले सकते हो। तो यह भी एक इंटरव्यू जो स्किल है या इंटरव्यू टेक्निक है, वो भी आपको सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप उसका सिलेक्शन कैसे और किस तरह से करोगे। तो उसके बाद है सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर है रेफरेंस चेक, मतलब कि कोई भी जो कैंडिडेट है वो रेफरेंस के थ्रू या किसी के रेफरेंस के थ्रू हमारे अंदर एप्लीकेट करता है या अप्लाई करता है, तो उसके अंदर हमें किस किस तरह से ध्यान रखना चाहिए वो भी हमें देखना। तो उसके अंदर हम देखते हैं रेफरेंस चेक, हेल्प गारंटी डेट सुटेबल कैंडिडेट इज हायर, मतलब कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, आपको पहले से ही उसकी गारंटी लेनी होगी, मतलब कि आप जो कैंडिडेट हायर करने वाला उसकी गारंटी आप पहले से ही लेनी होगी, तो वो कैसा काम करेगा, उसके अंदर आप क्या क्या देखना चाहते हो वो भी आपको सब पहले से ही कमिट करना होगा। क्लियर, वेरीफाई एंड एड डेटा टू व्हाट हैव बीन लर्न इन द इंटरव्यू, मतलब कि उसने इंटरव्यू में से क्या क्या लर्न किया उसको क्लियर और वेरीफाई करना होगा, वो उसको डेटा को कंप्लीटली एनालाइज करना होगा। नेवर रिवेल इन्फॉर्म रिसीव फ्रॉम द प्रीवियस एम्प्लॉय टू द कैंडिडेट, मतलब कि हमें उसके अंदर की जो भी हमारा प्रीवियस एम्प्लॉय था उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन इस कैंडिडेट को आपको मिलनी नहीं चाहिए, वो आपको एक कंप्लीटली प्रोटेक्ट रखनी होगी। बेस्ट सिक्योर ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन कैंडिडेट इज फार्मर एम्प्लॉय, मतलब कि फॉर्मर एम्प्लॉय जो एनी कैंडिडेट है तो उसकी इंफॉर्मेशन एक बेस्ट सोर्स है फॉर्मर एम्प्लॉय। ऑन द जॉब परफॉर्मेंस इज द मोस्ट यूजफुल प्रीडायरेक्ट इज फ्यूचर सक्सेस, मतलब कि जो जॉब परफॉर्मेंस है उसका जो हम रेफरेंस थ्रू किसी कैंडिडेट को हायर करते हैं, गारंटी हायर करते हैं, तो उसका जो जॉब परफॉर्मेंस है वो हमारे फ्यूचर के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, या हमारा जो फ्यूचर है वो कंप्लीटली हमारा ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, उसको सक्सेस करने के लिए या किसी अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छा रहेगा। तो ये हो गया हमारा रेफरेंस चेक, मतलब कि हम रेफरेंस के थ्रू कैसे हम इसको हायर कर सकते हैं, किस किस तरह का हम डेटा उसको साथ क्लैरिफाई और वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद जो भी हमारे जो प्रीवियस एम्प्लॉय थे उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें रिसीव करनी चाहिए, या वो किस जगह पे प्रीवियस समय पे काम कर रहा है तो उसका भी हमें इंफॉर्मेशन लेना चाहिए। तो ये हो गया रेफरेंस चेक सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर। अब आगे देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर मेकिंग डिसीजन, मतलब कि मेकिंग डिसीजन जो स्टेप है सिलेक्शन प्रोसेस का, तो उसके अंदर हम कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं, उसके अंदर हम कैसे काम कर सकते हैं वो भी हमें देखना है। तो टाइम टू अप्राइज ऑल इंफॉर्मेशन गैदरिंग ग्रेड एप्लीकेशन, मतलब कि हमने पहले क्या करना है, टाइम के अंदर हमारी जो भी कोई इंफॉर्मेशन है कैंडिडेट की वो हमें क्या करना है उसके गेट कर दें, उसके बाद उसको ग्रेड एप्लीकेट देना है, मतलब कि उसको ग्रेड वाइज हमें कंसीडर करना है। इवेल्यूट ऑल इंफॉर्मेशन, मतलब कि जो इंफॉर्मेशन है उसको बढ़ाना है। उसके बाद रिकॉर्ड डिसीजन प्रिपेयर एंड रीजन फॉर देम, मतलब कि हमारा जो भी डिसीजन है वो कंप्लीटली हमें रिकॉर्ड रखना चाहिए, उसका रीजन भी। इफ रिक्वेस्ट ऑफर कंस्ट्रक्टिव कमेंट टू अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट, मतलब कि हमें कुछ ऐसा लगे कि ये कोई अनसक्सेसफुल है या उसकी एप्लीकेशन अनसक्सेसफुल है तो उसको हमें कंस्ट्रक्टिव करना चाहिए, उसको हमें कमेंट नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया, मतलब कि हम कुछ डिसीजन लेकर भी
या हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसका हम ग्रेड वाइज डिसीजन लेकर भी हम उसको हायर कर सकते हैं। उसके अंदर आपको सबसे पहले उसका इन्फॉर्मेशन गेट करना होगा, उसके बाद जो भी हमारा इंफॉर्मेशन है उसको इवोल्यूट करके हमको कंसीडर करने, उसको ग्रेड वाइज हमको पार्टीशन करना होगा। उसके बाद हमें जो भी लगे उसको क्या करना होगा, उस कैंडिडेट को हमें एज अ सिलेक्शन करना होगा। तो ये हो गया हमारे सिलेक्शन प्रोसेस। उसके बाद हमारी जो लास्ट प्रोसेस है वो है सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर है मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब कि हमें जो एम्प्लॉय है उसकी जो मेडिकल एग्जामिनेशन लेनी होगी। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, है वो एम्प्लॉय मेडिकल एग्जामिंग, मतलब कि हमें उससे मेडिकल एग्जामिंग लेना होगा, उसके उसका एक डॉक्टरी सर्टिफिकेट लेना होगा कि मतलब कि वो जो हम कैंडिडेट है वो जो अपने कंप्यूटर सेंटर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हायर कर रहे हैं वो कंप्लीटली अपने फिजिकल और मेंटल तरीके से ठीक है कि नहीं, वो सब हमें देखना होगा। उसका हेल्थ भी हमें चेक करना होगा, तभी हमको पता चलेगा। वरना क्या होगा कि जो भी कोई मेंटल या फिजिकल तरीके से ठीक नहीं होता वो हमारे लिए कंप्लीटली वर्कफुल नहीं होता, या कंप्लीटली वर्क हमारा कंप्लीट टाइम पे वर्क कंप्लीट नहीं हो सकता। तो वहां पे आपको पहले से ही आपको मेडिकल एग्जामिनेशन उसकी लेनी होगी। तो ये हो गया हमारा सिलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। तो आज हम रिवाइज करते हैं कि आगे हमने क्या क्या पढ़ा है, वो सब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमारा जो भी हमने जो भी स्ट्रेटेजिकल स्टाफिंग का प्लान बनाया है उसका इम्पोर्टेंट क्या है, वो सब हमने देखा कि उसका क्या क्या इम्पोर्टेंट है, किस किस तरह से हम उसको कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि स्टाफिंग प्रोसेस क्या होती है, उसके अंदर जो भी 8 स्टेप थे वो भी हमने देखे। उसके अंदर अभी फिलहाल तो हमने 3 स्टेप ही कंप्लीट किए, जो बाकी के स्टेप वो हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो उसके अंदर हमने पहला देखा था मेन पावर। तो मेन पावर क्या होता है, वो हमारी फर्स्ट एक रिक्वायरमेंट होगी हमारी कंपनी या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि जो मेन प्लानिंग है या मेन पावर की प्लानिंग है उसके अंदर हमें कितने एम्प्लॉय की ज़रूरत है, कितने टाइम में या कितने प्लेस के अंदर हमें ज़रूरत है। उसके बाद हमने देखा था कि जो मेन पावर होते हैं उसके लिए प्लानिंग करने के लिए उसका कौन कौन से स्टेप से हमें कंप्लीट पसार होना या पास होना पड़ेगा। उसके लिए पहला था कि एनालाइज द करंट मेन पावर इन्वेंटरी, मतलब कि हमारा जो मेन पावर इन्वेंटरी है उसको एनालाइज करना पड़ेगा, मतलब कि हमें कहाँ कहाँ पर जरूरत है हमारी मेन की, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी जरूरत है, कितने टाइम में उसकी क्वांटिटी क्या रहेगी, वो सब हमें पहले से ही एनालाइज करके रहना है। उसके बाद ये उनको फ्यूचर में क्या क्या जरूरत रहेगी तो उसके हिसाब से भी हमें मेन पावर प्लानिंग करना होगा। उसके बाद ये जो हमारे एम्प्लॉय है उसको डेवलप करने के लिए उसके लिए भी प्रोग्राम रखने होंगे। उसके बाद डिजाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, हमें अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग करने के लिए ट्रेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका प्रोग्राम डिजाइन करना पड़ेगा। उसके बाद हमने देखा कि मेन पावर के इंपॉर्टेंट क्या आते हैं, क्यों हमने मेन पावर की जरूरत थी। तो हमें जो यहाँ पे हमने 5 टाइप्स देखे कि हमें क्यों जरूरत होती है। तो ये आप गोल्डन ऐप की तरह भी लिख सकते हो कि कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट है वो मेन पावर के। उसके बाद देखा था रिक्वायरमेंट क्या है। तो रिक्वायरमेंट मतलब कि हमें कौन कौन से वैकेंट है, हमारी कौन कौन सी पोजीशन पर वैकेंसी है, तो उस वैकेंसी पर हम कौन कौन से हायर कर सकते हो तो उसको क्या बोल सकते हैं, रिक्वायरमेंट बोल सकते हैं। उसके कितने टाइप्स थे वो भी देखा, इंटरनल रिक्वायरमेंट एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद हमने देखा सिलेक्शन क्या है, मतलब कि हमें जो भी कोई कैंडिडेट अप्लाई किया उसके अंदर हम एम्प्लॉय की तरह किस किस को ले सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, सिलेक्शन बोलते हैं। उसके अंदर भी हमने एक्टिविटी देखी कि कौन कौन सी एक्टिविटी से हम सिलेक्शन कर सकते हैं, उसको हमने डीप में भी देखा। तो उसके अंदर हमने देखा था कि एडवर्टाइजिंग करके, ऑफलाइन या ऑनलाइन पब्लिशिंग करके भी हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके अंदर हमने डीप में देखा था कि जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है उसके अंदर हम शॉर्ट लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं, कि मतलब कि हम जो उसका इंफॉर्मेशन है या क्वालिफिकेशन है उसको हम कैसे देखकर या उसका जो स्किल है या टैलेंट है उसके हिसाब से हम उसको शॉर्ट लिस्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि टेस्टिंग, तो जो टेस्टिंग है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब कि हमें कोई भी जो एम्प्लॉय को हायर करना है तो उससे पहले हमको उसको पूरी तरह से जानना होगा कि किस लिए हम उसको हायर कर सकते हैं, कैसे कैसे हम उसको हायर कर सकते हैं। उसलिए हमें टेस्ट लेना होगा। टेस्ट के अंदर आप कैसे कैसे क्वेश्चन पूछोगे वो भी आपको बताया था। उसके बाद इंटरव्यू, जो इंटरव्यू होता है एक बेस्ट तरीका है तो आपको सिलेक्शन का, मतलब कि आपको सिलेक्शन करना है, उसकी ज़रूरत कहाँ पे रहेगी हमारे कंपनी के अंदर वो सब आपको देखना है। तो उसके लिए आपको कम्प्लीटली पहले इंटरव्यू लेना होगा।
तो इंटरव्यू के अंदर आपको किस किस तरह के क्वेश्चन करने हैं उसको, उसके बारे में आपको बताया था कि कैसे आपको इंटरव्यू कलेक्ट करना है, तो वो भी हमने देखा था। उसके बाद है रेफरेंस चेक की, रेफरेंस के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं सिलेक्शन, तो वो भी हमने देखा था इन डिटेल में। उसके बाद देखा था मेकिंग डिसीजन, मतलब कि हम डिसीजन के थ्रू हमारा जो लास्ट एंड फाइनल डिसीजन होगा वो कैसे हम क्रिएट करेंगे। तो उसका जो भी हमें कैंडिडेट था, जो सिलेक्शन कैंडिडेट थे, उसके अंदर हम जो भी सिलेक्ट हुए हैं उसका हमें क्या करना है, उसका हमें इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। उसके बाद उसको ग्रेड वाइज कंसीडर करना है, उसकी इंफॉर्मेशन को इवेल्यूएट करनी है। उसके बाद हमारा जो भी डिसीजन है उस और उसका रीजन भी है उसको कहना है। तो ये हो गया हमारा मेकिंग डिसीजन। उसके बाद हमारा मेन टॉपिक एक रह जाता है कि मेडिकल एग्जामिनेशन उसकी लेनी चाहिए, क्योंकि जो मेंटली और फिजिकल तरीके से ठीक है या नहीं एम्प्लॉय, तो वो भी, क्योंकि जो मेंटल और फिजिकल तरीके से ठीक होगा तो ही अपना काम और हमारा कंप्यूटर सेंटर का जो भी वर्कआउट है या डेवलपमेंट है वो सही से हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको ये भी एक एग्जामिनेशन करनी होगी। तो उसके बाद हमारा यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट होता है, हमने रिवीजन भी कर लिया। तो यहाँ पे आपको असाइनमेंट दिया गया है, तो उसके अंदर आपको क्या करना होगा कि ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद ये आपको असाइनमेंट फुलफिल करना है। थैंक यू।